नहीं, आवाज़ तला तुम्हारी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अब आ रही है। तो हम सेशन का आगाज़ करेंगे। मेरा नाम तलहा मेमन है। आज हम एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं, ठीक है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे आज कोरोना के बाद हमारी दुनिया कहाँ होगी, हम किस मकाम पर खड़े होंगे, हमारा मुल्क, हम एजुकेशन के हवाले से कहाँ होंगे, इकोनॉमिकली हवाले से कहाँ होंगे। हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ये लाइव सेशन हमारा FRM न्यूज़ और बचत बाज़ार के तवस्सुस से लाइव चलाया जा रहा है फेसबुक पर, और ये सज्जाद गाजी और तलहा मेमन के भी पेज से लाइव है, ठीक है ना। हम सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ कराते जाएंगे, ठीक है ना। सज्जाद गाजी हमारे साथ मौजूद हैं और मुसद्दिक केसवानी और सर काशान मौजूद हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम मुसद्दिक केसवानी साहब का तारुफ कराएंगे। वो एक मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और एक कामयाब उस्ताद भी हैं, काफ़ी स्कूल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे साथ सर सज्जाद गाजी साहब मौजूद हैं। ये वर्ल्ड लर्निंग के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं आजकल और MBA क्वालिफाइड हैं फ्रॉम जेबिस्ट यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके अलावा वो एक टीचर भी हैं और तालीमी इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर काशान भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो माशाल्लाह से इंग्लिश पढ़ाते हैं और MA इन इंग्लिश किया हुआ है, और ये भी अपना एक इदारा चला रहे हैं और कामयाबी के साथ भरी तवज्जुद के साथ चला रहे हैं। हम इस टॉपिक पर सबसे पहले सज्जाद गाजी को इनवाइट करूंगा कि वो उस टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं, मुख्तसर जी। Thank you, Talha, for inviting me and other guests. It's मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप मीडिया चैनल देखें या किसी महफिल में बात करें, आज एक ही टॉपिक पे बात हो रही है और वो है कोरोना, ठीक है। अब कोरोना, अगर आपने सुना होगा कि कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स भी हैं, कि कॉन्स्पिरेसी भी है कि कोरोना या तो मैन मेड वायरस है या तो वाकई ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, या इसके इम्पैक्ट्स क्या आने वाले हैं, कब ये खत्म होगा। क्योंकि ये वायरस ना सिर्फ इंसान को मार रहा है या फिर हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर रहा है, बल्कि इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, लोगों के रोजगार और जॉब्स पे और बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है। तो आई गेस ये टॉपिक जो हमने सेलेक्ट करा है ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को आइडिया हो कि कहाँ जाने वाला है। एजुकेशन के हवाले से बात करूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्कूल से और एजुकेशन फील्ड से है, तो स्कूल्स और एजुकेशन और स्पेशली कॉलेजेस को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर तो 9, 10 और इंटर के इम्तिहानात भी जो है वो कैंसिल कर दिए गए। सिंध गवर्नमेंट शायद ले रही है, तो एक तरीके से पूरा सेशन या पूरा साल बच्चों का लॉस हो गया। दूसरा, स्कूल्स की बात करें अगर, तो स्कूल्स को बंद हुए हुए 3 महीने हो चुके हैं और मजीद 15 जुलाई से खोलने की बात हो रही है, जो कि कोई कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरसेस के जो पेशेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में तो आपको पता है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो होपफुली दुआ करेंगे कि कम हो, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, स्कूल्स एक वाहिद जरिया है जहाँ पे छोटा बच्चा एक साथ गैदर होता है। तो छोटे बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए या उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ स्टेप लेगी। तो स्कूल्स अगर बहुत ज्यादा देर तक बंद रहते हैं, अल्लाह ना करे ये सेशन पूरा जाया होता है, तो उसका कितना बड़ा लॉस होगा प्राइवेट स्कूल्स को भी, और स्कूल्स में काम करने वाले जितने असातिज़ा हैं या स्कूल के मालिकान हैं उनको। स्कूल्स जाहिर सी बात है उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कैसे बेयर करेगी। और पूरा साल जो हजारों लाखों बच्चे स्कूल्स में पढ़ता है वो क्या करेगा, क्या वो पूरा साल जाया कर देगा। साल के बाद जब खुलेंगे स्कूल्स तो क्या उनकी कंडीशंस क्या होंगी। और दूसरा, मेरे साथ दूसरे भी मेंबर्स मौजूद हैं, सर मुसद्दिक और सर काशान, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, और आपका यकीनन ये सवाल होगा कि स्कूल्स कौन सा और तरीका अपनाएंगे एजुकेशन के लिए, क्योंकि फिजिकली बैठना तो शायद मेरे ख्याल से मना हो जाएगा चंद माह तक। तो क्या और तरीके हैं जिससे स्कूल्स मेरे ख्याल से पढ़ाई को जारी रख सकते। सर मुसद्दिक, आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? ये सर सज्जाद गाजी साहब का सवाल है। तला, अगर सज्जाद सर इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि उनकी जो वॉइस और वीडियो है दोनों मेरे पास जो है रुक चुकी है। मे बी उनका शायद नेट इशू होगा, तो अगर वो अच्छा वापस चलें, रिपीट ठीक कर है, दें मैं या तुम आपसे रिपीट दूसरा कर दो। सवाल कर लेता हूँ।
कि आपको क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा, या कब तक प्रिडिक्शन एक बता दें कि कितना चल सकता है मे बी। हाँ देखो तला, इसमें बात ये है कि हम अगर गौर करें ना, तो ये जो वायरस है उसके हाथ पांव नहीं है। कहने का मकसद ये है कि तुम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो तुम अपने बलबूते पे खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, मगर इस वायरस के बारे में क्या है कि ये खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता। इसको ट्रांसफ़र करने वाले लोग ही हैं। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से मिलेंगे, जितने ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग आप भीड़ वाली जगहों पे जाएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा, एक दूसरे की तरफ इन्फेक्ट करेगा। तो इसका ख़त्म होने का एक तरीका यही है कि हम जितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से मिलना कम करें, रश वाली जगहों पे कम जाएं, और ये वायरस इसी तरह ख़त्म होगा, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो जब तक ये तरीका नहीं अपनाएंगे हम और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है इस तरीके से। बाकी जहाँ तक बात रही प्रेडिक्शन की, तो आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले की एक रिपोर्ट थी जिसमें मैं देख रहा था, ग्राफिकली हम देखते हैं कि किस तरह ये कर्व ऊपर जा रहा है और कब ये कर्व फ्लैट करेगा कोरोना के बढ़ते पेशेंट्स का। तो उसमें मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस एक हफ्ते पहले जिस रेट से बढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे टोटली। कोरोना पाकिस्तान से फिनिश हो जाएगा कब? सितंबर में। लेकिन ये एक हफ्ते पहले का था, और आज के दिन में हम जान रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि आज के दिन में कोरोना के सिंध के अंदर सिर्फ 1000 पेशेंट आए पहली बार। तो ये रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, वो तो पहले का था जब रेट कम था। अब रेट बढ़ चुका है, तो अब आप सोचिए ये कहाँ तक जाएगा। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं। चलें, आप हमारे क्यों? सेशन को क्योंकि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिस तरह आपने पिछले सेशन को हमारे लाइक किया था और माशाल्लाह से 5000 व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आए, तो इस सेशन को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे पैनल से कोई भी बात या कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरी पूछना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगला सवाल हम करेंगे सर सज्जाद से, और सर काशान से पूछेंगे कि उनको आवाज़ आ रही है। सर आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही सर, आप अपना काइंडली माइक ऑन कर लें। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम अगला सवाल सर सज्जाद से ही पूछ लेते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उनके इंस्टीट्यूशन की क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो आगे क्या करेंगे, ऐसा क्या अमल करेंगे कि बच्चों की तालीम को जारी रख सकें। क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा कि स्कूलें खुलेंगी, तो वो उनका कोई इक़दाम है ऐसा कि वो तालीम को आगे कंटिन्यू कर सकें, बच्चों को दे सकें। अच्छा, वर्ल्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, वैसे मैं वर्ल्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट के 3 कैंपसेस को देखता हूँ। हमारी अच्छा। ये स्ट्रैटेजी है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज़ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस भी ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि यारी के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन में पहले तालीम हासिल नहीं करी। उन्हें इश्यूज़ भी आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। स्कूल्स अगर पूरा सेशन बंद रहेंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी? बच्चों का साल तो ज़ाया नहीं होगा। सो हमने अपने इंस्टीट्यूशन को कोशिश करी कि हम ऑनलाइन पे चले, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। उसकी स्ट्रैटेजी हमने ये बनाई है कि हमने एक टीचर को एक क्लास दे दी है पूरी, जिसमें हमारे कोचिंग के तमाम बच्चा उस क्लास में एक टीचर से पढ़ता है सारे सब्जेक्ट्स। अच्छा। हफ्ते दिन में 1 घंटा क्लास होती है, और ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी वजह से थोड़ा-सा इश्यू भी हुआ। इश्यू ये हुआ कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है, वो सारी नहीं आ सकती ऑनलाइन। कुछ ऑनलाइन पे आ रहे हैं, और वो बच्चे जो कि टेक्नोलॉजी से जिनको जो कनेक्टेड है, जो पहले व्हाट्सएप या फेसबुक या इस टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे, वो आ सके इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे। वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर थे या व्हाट्सएप से दूर थे, वो नहीं आ सके इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन होपफुली जैसे वक़्त गुज़रेगा और ऑनलाइन एजुकेशन वक़्त की ज़रूरत बन चुका होगा, तब तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम असातिज़ा को, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, असातिज़ा हैं जो फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर रहे। वो घर में जॉबलेस बैठे हुए हैं। इवन दो उनके पास स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म भी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पे तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो आई गेस कि एक वक़्त ऐसा आएगा, अल्लाह ना करे ये कोरोना वायरस बढ़ा जाए, लेकिन अगर कोरोना वायरस थोड़ा और एक्सटेंड करता है, तो स्कूल और कॉलेजेस का सर्वाइवल सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन एजुकेशन पे होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन पे एट द एंड बच्चों को, पेरेंट्स को और असातिज़ा को और स्कूल या कोचिंग इंतज़ामिया को आना पड़ेगा।
सो मेरा सर्वाइवल या मेरे कोचिंग का जो सर्वाइवल है या मेरी कोचिंग की कंटिन्यू है वो इसी थ्रू कंटिन्यू। जी दला। जी तो सर मुसद्दिक से मेरा अगला सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस और जो आम जो क्लासेस होती हैं, क्या बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कारआमद साबित हो रही हैं? बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि बच्चों के लिए ईज़ी वे हुआ है कि नहीं हुआ है कि बच्चे खाली बस तफरीहों में और यूँ ही लगे हुए? ऑनलाइन क्लासेस कारआमद साबित हो रही हैं? सर मुसद्दिक आपसे सवाल है। काशमान की आवाज़ शायद आ रही है। चलें सर सज्जाद आप ही इसका जवाब दे दें कि ऑनलाइन क्लासेस हाँ, बच्चों के लिए कारआमद साबित हो रही हैं? अब बात क्योंकि मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 50 to 60% स्टूडेंट्स जो थे हमारे कोचिंग के वो उस पे आ चुके हैं और वाकई अच्छा, में उससे लर्निंग भी कर रहे हैं और अच्छा, रेगुलर क्लासेस भी हो रही है। इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों का, जैसे इनकी कोचिंग क्लासेस में जो कंटिन्यू थी वही हो रही है। लेकिन जो 30 to 40 स्टूडेंट है, 30 to 40% स्टूडेंट है हमारे कोचिंग का, उसे प्रॉब्लम आ रही है उस ऑनलाइन। सिमिलरली इश्यूज आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ रहा या उनको इजी नहीं लगता घर में बैठ के पढ़ना, टाइम का इशू आ रहा होता है, जैसे कि नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं। ठीक, ठीक। तो 50 to 60% कामयाब है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर ये चंद माह और चलती हमारी ऑनलाइन क्लासेस और कोई और तरीका नहीं होगा स्टूडेंट्स के पास तालीम हासिल करने का, तो वो मेरे ख्याल से 100% बच्चा ऑनलाइन पे आ जाए। अच्छा, तो यूँ तो यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस वगैरह ऑनलाइन की पड़ी हुई हैं, तो इससे तो बच्चे फ़ायदा वैसे उठाते नहीं हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस से क्या उठाएँगे आप ज़रा इस पे तवज्जो फरमाएँगे? ऑनलाइन क्लासेस देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 3 साल से मेरे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, अब वो उनको जो है ना वो फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा, अब अच्छा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अब मैथ्स के लेक्चर यूट्यूब पे तो मौजूद है, लेकिन उन्हें सर सज्जाद से पढ़ना है या सर तलहा अच्छ से पढ़ना अच्छा ये है, ठीक बात है ना। है। तो अब सर तलहा अगर हाँ, ऑनलाइन 1 इसी घंटा पे टाइम देते हैं तो वो आप ही के पास है। ठीक, ठीक, एक ठीक। होता है ना एक टीचर जिसके पास, आपके भी यकीनन कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगा जिसके पास आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक? सर मुसद्दिक आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं जवाब देने वाला था, लेकिन जो है सर सज्जाद कंटिन्यू कर रहे थे तो सोचा इंटरप्ट ना करूँ। मैं ये कह रहा था कि देखो तला, एक तो होता है ना एजुकेशन का ट्रेडिशनल वे, जिसमें क्या होता है प्रॉपर क्लासरूम अरेंज होती है, टीचर आपके सामने होता है, स्टूडेंट जो है फिज़िकल इंटरैक्ट करते हैं और वो जो है ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं। वो एक पुराना तरीक़ेकार है और वो एक बेस्ट है। लेकिन अब क्या है कि वक़्त की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं कि ई सॉल्यूशन, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं। अब उसमें क्या है कि स्टूडेंट को बेशक ज़रूरी बिल्कुल ये बात है कि उनको प्रॉब्लम आ रही होंगी, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि उन्हें जो है वो उस तरीके से समझ नहीं आ रही होती चीज़ें, वो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे चूँकि टीचर्स भी जो है जो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो एजेड हैं और वो टेक्नोलॉजीज़ से इतने ज़्यादा सही, सही, सही। वाकिफ़ नहीं है, या हम कहेंगे कि हमें अपने टीचर्स को अभी जो है टेक सेवी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से अब मुतरादिफ इंट्रोड्यूस कर कर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा, उनका यूज़ कराना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब आप जानते हैं कि ज़ूम पे आज जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, कि कुछ इंस्टीट्यूशन ने ज़ूम पे ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया था, तो उसमें भी उन्हें क्या करना पड़ा था कि टीचर्स को बाकायदा ट्रेनिंग देनी पड़ी थी कि वो किस तरह इन ऑनलाइन ऐप्स को इस्तेमाल करेंगे, और बाकायदा स्टूडेंट्स को भी सिखाया गया था। तो ये है कि प्रोसेस एक बड़ा है, ठीक है, उसमें आपको स्टूडेंट्स को न सिर्फ और उसके साथ साथ टीचर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि वो किस तरह ऑनलाइन और एक्सेसरीज को, इक्विपमेंट्स को यूज़ करें। और अब एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि सिंध हुकूमत अगर पेपर लेती है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो अब ये जो टाइम 2-3 महीने का ज़ाया हो रहा है, बिल्कुल वेस्ट ही हो रहा है ना, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही है। उसके बाद अगर पेपर होते हैं तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी कि वो इस हालात में 1-2 महीने के गैप के बाद वो पेपर देंगे। तो एक सॉल्यूशन यही है, उसमें ये है कि टीचर्स को अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, और उन्हें जो है और ज़्यादा अपने पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, जिससे कि स्टूडेंट को जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, जो वो फेस कर रहे हैं, वो उनकी दूर हो जाएँ। अच्छा, चलें ठीक है। सर सज्जाद आपसे ही मेरा सवाल है कि क्या ये जो बच्चों को प्रमोट करने का फैसला जो बाकी हुकूमत ने किया है, या ये सही है कि बच्चों बच्चों को को प्रमोट कर देना चाहिए? बच्चों को प्रमोट
हाँ, करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस पे आप जरा बता दें। बच्चों को प्रमोट, मेरे ख्याल से काफी बच्चे नाराज हो जाएंगे सुन के। बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना अच्छा, चाहिए। उसकी वजह चलें कि ये अगर है काशा आवाज आई। कि उसकी वजह ये है कि पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, जाहिर सी बात है उसको एक मौका मिलना चाहिए अपनी काबिलियत शो करने का। हम स्कूल और कोचिंग में रहे हैं ना, एक बच्चा, कुछ बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, वो बड़ा आसान लेते हैं पढ़ाई को, और कुछ बच्चे हैं जो पूरा साल मेहनत करके एक एक चीज को पढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, स्कूल कोचिंग घर में अलग टाइम देते हैं। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस, गला होना चाहिए ना, डिफरेंस थोड़ा तो ठीक। होना चाहिए। हाँ, सही सही सही। सर, काशान की आवाज आई? नहीं आ रही। चले हम सर मेरे ख्याल मुसद्दिक से ही से सवाल कर काशान लेते हैं। एंट्री अगर हटा के बात करें तो मेरे ख्याल से हाँ सर, हाँ आप तला, एंट्री जरा अपनी आगे, फिर हम मैं सर इंशाल्लाह। सज्जाद की बात से बिल्कुल आपकी अग्री आवाज आई। करूंगा कि पेपर होने चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए। क्योंकि बात यही है कि अब आपको खुद मालूम होगा कि अच्छा, मैट्रिक में पासिंग रेशो कितना है, 36 टू 40% रेशो है पासिंग। ठीक ठीक। यानी कि अगर हर 100 बच्चों का बैच अगर पेपर देता है तो उसमें से 40 बच्चे सिर्फ पास होते हैं, बाकी के 60 पास नहीं कर पाते हैं। तो आप खुद बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ होगा कि आप सबको एक साथ पास कर दीजिए। वो 60 बच्चे जो मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, वो भी पास हो जाएं, और वो बच्चे जो पूरा साल मेहनत करते हैं, कोचिंग्स के धक्के खाते हैं, स्कूल्स में मेहनत कर रहे होते हैं, घर पे जो अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, वो भी पास हो जाएं। फिर अब अगर प्रमोट हम कर रहे हैं तो किस बेस पे साहब, कर रहे हैं? प्रमोट करेंगे तो प्रमोट करने के लिए आप अगर ये कर रहे हैं कि पिछली क्लासेस का जो रिजल्ट है वही हम रिपीट कर देंगे, तो उसमें दो सूरत है। देखें, एक तो बात ये है कि जो बच्चा अगले साल में मेहनत कर कर इम्प्रूव करने वाला था उसका क्या होगा, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी कि मैं इम्प्रूव करूंगा अगले साल, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कैंसिल हो गई। दूसरी बात कि अगर आप 9th क्लास में, जो अभी आप 9th क्लास के बच्चे पेपर देने जा रहे थे, उनका तो सिंध बोर्ड के साथ कोई, मतलब आप ये कहें कि सिंध बोर्ड के पास तो उनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो उनको किस बेस पर प्रमोट करेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स को? यही बात आती है 11th क्लास में इंटर पार्ट 1 की, कि आप अगर मैट्रिक यानी 10th क्लास के बेस पर 11वीं का रिजल्ट बनाते हैं तो आपको तला बहुत अच्छे से पता होगा कि मैट्रिक में और इंटर में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैट्रिक में 10,000 बच्चा ठीक। A+ ग्रेड लाता है, वही इंटर में आकर सिर्फ 1000 रह जाता है। यानी वो जो 9000 बच्चे थे जो A+ मैट्रिक में लाए थे, वो अलग हो जाते हैं, छांटी हो जाते हैं। तो आप क्या चाह सही रहे हैं कि वो जो सही मैट्रिक बात। में 10,000 बच्चे A+ लाए थे उन सबको इंटर में भी A+ ग्रेड दे दिया जाए सिर्फ इस बेस पे कि वो मैट्रिक में लाए थे? तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी मुश्किल चीज़ ठीक हो ठीक। जाएगी, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है सोच रही है, और इसके ऊपर जो है अभी मीटिंग भी बैठेगी स्टीयरिंग कमेटी की, देखते हैं क्या फैसला होता है। इन सारी चीज़ों को सामने रखकर फैसला करना पड़ेगा, जाहिर है पूरे सूबे की बात है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी वालों को भी जो है वो प्रमोट कर देना चाहिए सेमेस्टर्स। क्यों तला? ये यूनिवर्सिटी को आई वापसी प्रमोट कह कर रहे हैं, एक देना बार चाहिए। सुने में नहीं आया। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं। चलें सज्जाद साहब, आप एक सवाल का जवाब दें। कोरोना से पाकिस्तान, अभी हम एजुकेशन की के थोड़ी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशियत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कोरोना का। क्या ये इसके लिए फायदेमंद है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए पेट्रोल वगैरह और तेल की कीमतों में कमी आ रही है पाकिस्तान में, तो क्या इसके लिए फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, कुछ हद तक फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान फुल बर्बाद हो रहा है? जरा आप बता देंगे। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की मईशत इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। वजह ये है कि ठीक ठीक। जाहिर सी बात, अब पेट्रोल के प्राइसेस कम इसलिए हुए हैं क्योंकि उसको कंजम्पशन ही नहीं हो रही है, कंजम्पशन ही खत्म हो जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अब पूरी दुनिया की जीडीपी के अंदर 3% जो है वो कमी आने वाली है, ये एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि 2008 में जो है वो एक रिसेशन आया था पूरी दुनिया में। 2008 में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, अगर आपको याद हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे। तो उस 2008 के रिसेशन के अंदर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी, बुरा हाल हो गया था। उस वक्त दुनिया का जीडीपी सिर्फ 1% कम हुआ था। इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि 3% कम होगा। इसका मतलब हो गई कि जितनी महंगाई और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट 2008 में आई थी, उसको 3 टाइम्स कर दिया।
ये बुराई होने वाली है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खत्म हो जाएंगे। खत्म ऐसे हो जाएंगे कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते या उनको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, टूरिज्म का जो काम था पाकिस्तान के अंदर, वो थोड़ा सा इतना ज्यादा, जाहिर सी बात है, वो नहीं चलेगा। टूरिज्म जैसे होटल्स का, रिजॉर्ट्स का, ये काम खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक करीम और उबर, इनके ड्राइवर्स अब आपको नहीं दिखते होंगे। तो वो ड्राइवर्स कोई 50 से 100 की तादाद में तो नहीं होंगे, वो लाखों तादाद में थे। पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए हजारों की तादाद में होंगे। तो वो बेरोजगार हो गए। स्कूल्स जो है ना, वो भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन आ जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, अगर ये 1 साल तक चलता है, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 1 साल तक आप ऑनलाइन एजुकेशन दें, तो 1 साल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, जिनको आदत हो जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन की, वो फिर दोबारा स्कूल में फिजिकल प्लेस पे जाने में थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आएगा। और दूसरा, जो कारोबार खुले हुए भी हैं, उनके कस्टमर्स कैसे खरीदेंगे जब काम काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मतलब पब्लिक के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो क्या खरीदेंगे दूसरी चीज। इकोनॉमिक कंडीशन बुरी थोड़े होने वाली है, लेकिन फिर दुआ कर सकते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एक अच्छा स्टेप ये लिया। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा स्टेप ये लिया कि अप्रिशिएट कर रहे हो ऋषि जी। एसओपीज के साथ कारोबार खोलने को कहा कि आप कोई भी काम करें तो उसकी चंद हिदायत के मुताबिक आप ये करें और ये नहीं करें। क्योंकि अगर आप पूरा लॉकडाउन जैसे चाइना ने करा या इटली ने करा या फिर यूएस में हुआ है, पाकिस्तान ऐसा लॉकडाउन नहीं देख कर सकता। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में और दुनिया भर की इकोनॉमीज में फर्क है जो कामयाब है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, हमारे पास पुअर्टी रेशियो बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे अगर हम बहुत बड़ा कंप्लीट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाते। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट जो थी उन्हें ये पता था, तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करा कि चंद एसओपीज के साथ और चंद हिदायत के साथ कुछ कारोबार खोलने का कहा गया। मुझे ऐसी एक सोच आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स भी खुल जाएंगे चंद महीने बाद, लेकिन वो एसओपीज पे खुलेंगे। जैसे कि क्या होगा कि स्कूल्स के टाइमिंग शॉर्ट कर दिए जाएंगे और स्कूल्स को कहेंगे कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन खुले रखें। ये मेरी अपनी एक सोच है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि खाली पाकिस्तान कराची के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स इतने कम है कि कराची के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं आ सकते। प्राइवेट स्कूल्स की वजह से ही कराची का मतलब पढ़ाई चल रही है। तो प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं, जाहिर सी बात है उनका एक एक्सपेंस होता है और उनकी एक इनकम होती है जो फीसेस से आती है। अगर प्राइवेट स्कूल्स को 1 साल के लिए या 6 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो प्राइवेट स्कूल ऑफ कोर्स दे विल टॉक, इसका एहसास होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे एसओपीज के तहत स्कूल्स को खोलेंगे, कॉलेजेस को खोलेंगे और यूनिवर्सिटीज को भी खोलेंगे। ठीक ठीक सर। काशान, आप अपनी वॉइस अगर खुली ओपन होती है तो कर दें। आप इसको स्वाइप करें स्क्रीन को, लेफ्ट साइड पे वहाँ पे टैप टू स्पीक का बटन होगा, उस पर क्लिक करें, शायद आपकी वॉइस आ जाए। चलें मुतिक साहब, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप क्या सिंध हुकूमत के जो ये फैसले हैं लॉकडाउन का खुसूसन, इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि आप देखते हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं भी उस इलाके में रहता हूँ, तो वहाँ जैसे ईद जैसा समा होता है, शाम में आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा, जैसे शॉपिंग चल रही होती है माशाल्लाह से। तो आप क्या उस पर कहेंगे, क्या सिंध हुकूमत के फैसले सही हैं लॉकडाउन पर? जी बिल्कुल, मैं जो है सिंध हुकूमत के इस फैसले के फ़ेवर में जाऊँगा। ठीक है, बात ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सिंध जी जी। हुकूमत जो काम कर रही है, शुरुआत से डे फर्स्ट से ही, जब से कोरोना का एक केस हमारे यहाँ पर जो है कंफर्म हुआ था, तब से ही सिंध हुकूमत ने स्कूल्स को बंद कर दिया। क्योंकि स्कूल्स जो है वो हाई रिस्क पर थे, छोटे जितने भी बच्चे हैं वो उनको कोरोना लगने का जो है चांस ज़्यादा होता है। ठीक, तो सिंध हुकूमत ने शुरुआत से ही लॉकडाउन लगाया और इसका तरीका ये है, देखें, जितना आप मिलेंगे जुलेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये फैलता जाएगा और इसको बंद ही रखना पड़ेगा। अब जो है वफाक एक फैसला कर रही है कि वो कह रही है कि हमें लॉकडाउन को एसओपीज पे खोलना पड़ेगा, जिस तरह सजाद सर ने जिक्र किया। तो देखें, वफाक जो है ये सोच रही है कि आप जो है अब कोरोना से तो बच जाएंगे घर में बैठकर, लेकिन भूख से उससे मर जाएंगे।
बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने बैकअप रिसोर्सेज नहीं है कि वो, अब देखें 1 महीना पहले से गुजर चुका है, दूसरा महीना होने वाला है, तो इतने बैकअप रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरीज भी दे सकें और सर्वाइव कर सकें। तो वफाक ये सोच रही है कि हमें किस तरह सर्वाइव करना पड़ेगा इकोनॉमिकली, और सिंध हुकूमत जो है यहाँ पर जा रही है कि हमें कोरोना से बचना है, क्योंकि डेथ रेट यहाँ पर और बढ़ता जाएगा, कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे। बात यहाँ पर ये है कि देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम जो है थोड़ी सी नाअहली यहाँ पर दिखा रही है। पढ़े लिखे लोग भी जो है, जो आप कह रहे हैं कि शाम को ईद सा समा होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग जो है निकल रहे होते हैं रमज़ान में, जो ज़रूरत के मुताबिक आप निकलें, अपना सामान लेकर आ जाएं, लेकिन नहीं, लोग जो है बिला वजह रोडों पे खड़े होते हैं, एक साथ जो है गैदरिंग लगाई हुई होती है, तो इस तरह से तो आप नहीं छुटकारा पा सकते इस वबा से। तो लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, और हमें ठीक जो है ये सेशन जिस तरह से आपने रखे हैं, इसी तरह के सेशंस के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप किस तरह इस वबा से बच सकते हैं और किस तरह इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब ठीक तक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है। ठीक है सर सज्जाद, आपसे अब मेरा सवाल है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में इतने वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज कर सकें, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि हमारी हुकूमत में कुछ काम वगैरह, क्या आप क्या कहेंगे, राय क्या है गवर्नमेंट आपका सेक्टर? सवाल मैं ये समझा कि हमारे कुछ कोचिंग सेंटर्स या स्कूल्स ऑनलाइन सर्विस नहीं कर सकते, ये सवाल है? गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ सर। गवर्नमेंट सेक्टर। जी जी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो वसाइल ही नहीं है, किसी को ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से कुछ पता ही नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग होती क्या है, कैसे होती है। जैसे जूम, जैसे सदीक भाई ने कहा कि जूम चलाने नहीं आता, कि क्या होगा जूम। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि एक पीटीवी के ऊपर एक शो निकाले जा रहे हैं पढ़ाई के हवाले से, और कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि टीवी पे जो है वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, जनरल चीजें एक बताई जाए। चैनल पे आप कितने बच्चों को पढ़ाएंगे सर, ये भी तो है ना। सिर्फ टीवी, टीवी है टीवी। हाँ, टीवी, टीवी पे देखो, ही मैं बात कर रहा हूँ, एक कब चैनल बताया आप जाएगा कि टीवी। आपकी पढ़ाई होगी टीवी पे देखो। अच्छा। गवर्नमेंट है ना। दूसरा, जी जी। अगर आप बोर्ड से देखें सर, पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट है ना, हर चीज का एक पोर्टल बना रही है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 12,000 रुपए गरीब लोगों को चाहिए तो उसका पोर्टल अलग है, नौजवानों को रोजगार के लिए चाहिए सपोर्ट तो उसका पोर्टल अलग है। तो गवर्नमेंट पोर्टल्स बड़े बनाती है। तो मे बी पॉसिबल कि नियर फ्यूचर वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए भी कोई पोर्टल बनाए, जहाँ पे असातिज़ा और स्टूडेंट्स आ सकें, लाइव आ सकें। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को कांटेक्ट करके उन्हें स्कूल्स में बुलाया जाए, उन्हें कोई काम दे दिया जाए असाइनमेंट के तौर पे। देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे स्कूल्स जारी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। मेरा एक कंसर्न है वो पेरेंट्स जो कि बेरोजगार हो रहे हैं, वो पेरेंट्स जो कि अपने स्कूल के बच्चों की फीसें नहीं दे सकेंगे, और किसी का एक बच्चा नहीं है, किसी के 3-4 बच्चे भी पढ़ते हैं एक साथ। साल का स्टार्ट है ना, तब बच्चों की कोर्स भी खरीदने होते हैं, यूनिफॉर्म भी खरीदने होते हैं, फीसेस भी होती है। अब इतनी सारी एक्सपेंसेस पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि या तो उनकी नौकरियां चली गई या तो उनके बिजनेस बंद हो गए। तो स्कूल से बच्चों को एट दी एंड ये होगा कि बहुत सारा बच्चा स्कूल से लेफ्ट हो जाएगा, जो कि बच्चों के लिए भी बुरा है, और इस पूरे कंट्री के लिए बुरा है, और स्कूल तालीमी जो इदारे हैं उनके लिए भी बुरा है। तो गवर्नमेंट स्कूल, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट स्टेप तो लेगी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए। मैंने बस एक ही अपडेट सुनी थी कि टेलीविजन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो मेन टॉपिक्स जी है जी बच्चे जी। जो है वो उस प्रोग्राम्स को देख के सीखें। सुना था। ठीक है ठीक है। मुसद्दिक, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका और जो हमारा इटली है वो सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासर है? आपको क्या वजह लगती है कि वो दो मुल्क की बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार नहीं की थी? क्या वजह थी कि वो दो ममालिक ही बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना के ख़तरे में है? हाँ बिल्कुल, देखिए तला, अब एक मैं आपको पहले, इससे पहले एग्जांपल देना चाहूँगा कि होता क्या है कि कभी कभार हम किसी और को अगर खड्डे में गिरता देखते हैं ना, तो हम उस खड्डे से दूर चले जाते हैं, एहतियात करते हैं। ठीक। अब हुआ ये था कि जब चाइना में कोरोना की वबा फैली, तो लोगों ने इसको जो है ना बड़ा मजाक में उड़ाया कि अल्लाह का अजाब आया है, ऐसे लोग हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, कर कर इनके ऊपर अजाब आ गया है।
फिर ये वबा आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में फैलने लगी और इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है। ठीक है, आज ये क्या है कि ग्लोबल पैंडेमिक बन चुकी है और पूरी दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। लेकिन शुरुआत में क्या था कि इतना मालूमात नहीं थी। अब क्या है कि डॉक्टर्स भी जो है सर्जिकल इक्विपमेंट्स और अपने पूरे तरीके से अपने आप को जिस तरह बचा सकते हैं, उनके बाकायदा एक एसेसरीज होती हैं जिसके साथ वो किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब इटली और स्पेन में हुआ ये था कि वहाँ पर जो है डॉक्टर्स के थ्रू ये कोरोना फैल गया। अब आप खुद सोचें कि अगर एक डॉक्टर किसी कोरोना पेशेंट को बगैर किसी सेफ्टी के ट्रीट कर रहा है तो उस डॉक्टर को कोरोना हो सकता है। अब अगर उस डॉक्टर को कोरोना हो गया तो आप खुद हिसाब लगाएं कि वो दिन के कितने पेशेंट्स के साथ मिलेगा। अब वो दिन के पेशेंट से रोज़ के अगर 100 पेशेंट से भी मिलता है तो वो 100 से फिर मल्टीप्लाई होते 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 इस तरह से कोरोना वहाँ पर फैल गया था। लेकिन हुआ ये कि जब इटली और स्पेन को हमने देखा तो वहाँ से एग्जाम्पल सेट हुई कि हमें डॉक्टरों को किस तरह से हिदायत देनी है और उनको किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है, अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि अगर डॉक्टर ही इफेक्ट कर जाएंगे तो फिर हमें बचाएगा कौन। इसी तरह से हमें इस कोरोना की वजह से ही पता चला कि असल हीरो यही हैं। हम जो है इतना पैसा खर्च, क्योंकि देखिए बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के अंदर जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी आर्मीज़ के ऊपर, ठीक है, और गन्स पर और मिलिट्री पर। ठीक है, करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो दो मेन फील्ड्स हैं, एक है एजुकेशन, दूसरी है मेडिकल फील्ड, उसके ऊपर ज़्यादा जो है हमें पैसे लगाने की, ज़्यादा फंड जो है उसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमें ये भी पता चला कि डॉक्टर्स के ऊपर हमें ज़्यादा जो है तवज्जो देनी है और डॉक्टर्स ही हैं जो हमें एक इससे भाई आपसे बचाएंगे, मैं एक उन्हीं की वो हिदायत पे बात हमें कहूँ भरोसा करना है। कि हमारे में भी तो जी डॉक्टर्स बोलें। की बात हो रही, हमारे मुल्क में भी तो इतने वसाइल, किट्स वगैरह, मास्क वगैरह, 95 N95 मास्क जो हमारे जो क्या बोलते हैं चाइना की तरफ से इमदाई थी, आज मास्क पैसों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हमारे मुल्क में। ये हमारे मुल्क की तो ये आलम है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए यही बात है ना कि हमारे यहाँ पर जो है, अब देखें बात ये करेंगे कि चाइना के लोग और पूरी दुनिया के लोग किस तरह से, तो वो सिविलाइज अगर हैं तो उनकी सिविलाइजेशन के पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत है। उन्होंने जो है पैसे ठीक। खर्च किए, अपना वक्त टाइम गुजारा है उसके पीछे, अपने लोगों को एजुकेट किया है और उनको इंसानियत सिखाई है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखा जा रहा है कि मैं पैसे कमा लूँ। बस अगर कहीं पे दिखता है कि कोई शख्स मजबूरी में है तो हम उसको जो है उसके ऊपर छुरी फिरा दें, बकरा हलाल फायदा कर लें। बिल्कुल। फायदा तो उठा उस लें। वक्त जो है हमने ये महंगे कर दिए थे मास्क वगैरह, और उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने जो कुछ भी एक्शन लिए कि कोई इस तरह से अगर ज़फ़ीर अंदोज़ी कर रहा है, मास्क को छुपा रहा है और उसके रेट को जो है हाई कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ अगर मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी तो लाजमी उसके रेट बढ़ेंगे। ठीक, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इकदाम लिए और जो है आज ये सारी चीज़ें सुधर गई हैं और मास्क भी हमें जो है अब मुनासिब रेट्स में मिल रहे हैं। और बाकी जहाँ तक N95 मास्क की बात है तो ये भी बात है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप N95 मास्क पहने। आप एक सादा सा ठीक मास्क भी ठीक पहन लें तो आप कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि ये वायरस उस मास्क से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक। सज्जाद साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि हमारी आवाम कोरोना से खौफजदा है? आपको लगता है कि हमारी आवाम कोरोना से खौफजदा है? थोड़ा हमारी सा आवाम ट्विस्टेड बिल्कुल सवाल नहीं। है। आप यकीन करें, कोरोना को एक हफ्ता, पता है, 1 महीना 2 महीने हो गए ना, तो अभी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। आप रात को निकले लियारी या खारादर की साइड पे, माशाल्लाह कुछ हमारे भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेट से तो खैर भरा हुआ होता है पूरा एरिया, तो किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ठीक है ना, तो कोरोना से और आप मार्केट्स में देखें, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हमारी खड़ा मार्केट, निनायाबाद मार्केट या खादर मार्केट्स में आए और मार्केट में जरा आप रश देखें। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। हाँ, पाकिस्तान का शायद ऐसा तबका होगा जो एलीट तबका है, जो शायद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है, बहुत ज्यादा पैसे वाला तबका है, जिससे पाकिस्तान के 6 महीने या 1 साल बंद होने से फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी सेहत क्या रही है। तो वो तबका शायद डरता होगा और वो घरों में उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन करा हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, मेरे ख्याल से वो नहीं डर रही है इससे। तो काफी काफी बातें भी निकाली जा रही हैं कि कोरोना के पेशेंट, आप हॉस्पिटल में जब अगर जाएंगे तो आपको, अगर आप कोरोना नहीं है तो भी आपको लगा दिया जाएगा कोरोना। तो मैं जानता हूँ कुछ हमारे अजीज हैं जिन्हें हल्की सी खांसी या बुखार होता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो
खांसी या बुखार से नहीं डर रहे, वो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना ना लगा दिया जाए, एक डर है। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम इससे डर नहीं रही है। उन्हें बस अपने दुकानें, काम और स्कूल, कारोबार, दूसरी चीज़ें ये सब ओपन चाहिए और जल्द से जल्द लाइफ बैक पे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम। तला आपकी वॉइस बंद है। तला तुम्हारा माइक जो है म्यूट हो चुका है शायद। जी 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 जी, खोल दिया सर। सर सज्जाद, आपसे मेरे एक चीज़ पूछनी है कि हमारा जो डॉक्टर, जो फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए एक जुमला या कोई आप शेर वगैरह सुनाएं। हमारे डॉक्टर्स है, पुलिस है, रेंजर्स है, इनके लिए फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से आप इनके लिए एक जुमला कहें। पुलिस तो खैर मैं नहीं कहूँगा, बाकी आप बता दें। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से देखिए, जब भी जंग होती है ना, किसी भी कंट्री की जंग होती है, तो उसमें जो सोल्जर्स होते हैं, जो फौज होती है, जो आर्मी होती है, पूरी कौम जो है ना उनके लिए दुआ कर रही होती है, उनको सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि एट दी एंड वो आर्मी ही है जो आपको या तो जंग जितवाएगी या हरवाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते एज अ कॉमन मैन। सिमिलरली ये भी एक जंग का एक समय है। आप कोरोना एक वबा से जंग लड़ रहे हो, जिसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, घर में बैठ जाएं और कोशिश करें, एहतियात करें। और अगर आपको कोई ऐसी या कोई भी व्यूअर्स हैं या उनमें किसी को भी असरात ऐसा लगे कि बीमारी के हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने आप को क्वारंटीन कर ले और टेस्ट करवाए कोरोना के। हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान दुनिया का 6ठे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, और टेस्टिंग के लिहाज से पाकिस्तान इतनी तेजी से टेस्टिंग नहीं करता। पाकिस्तान में एक दिन में मेरे ख्याल से 10,000 टेस्ट भी नहीं होते। अब ये टेस्टिंग की कमी की वजह से पाकिस्तान की आबादी 21-22 करोड़ है। तो अब टेस्टिंग कम हो रही है, इससे पता नहीं चल रहा है कि कोरोना कितना फैला है। और अगर यही 50,000 टेस्ट हो एक दिन के अंदर, क्योंकि बड़े कंट्रीज के अंदर ऐसा हो रहा है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अगर हमारे यहाँ ज्यादा तो कोरोना के जो जो मरीज आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग भी सही से नहीं हो रही, कि मतलब कोरोना के मरीज कितने आए, कुछ एदी वालों की तरफ से वो आई थी रिपोर्ट। जो किसी और बीमारी से भी इंतकाल कर रहे हैं, हाँ उन्हें भी कोरोना में डाल दिया जा रहा है। हाँ, जी जी। टेस्टिंग अगर ज्यादा हो तो होगा, लेकिन एक अजीब सी बात फैल गई है पूरे शहर के अंदर कि जिसको कुछ नहीं होता उसको भी कोरोना डाल दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन तो लेकिन ये सजाद बताइए, सर, बात मेरे ख्याल में सच इस चीज़ है की कि बात कोई जो करें। है कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, हम बात कह रहे लेकिन हैं ये कि बात इसकी कोई चल रही है, तो कंफर्मेशन मैंने नहीं है, ये एक तरह मैंने से जो मैं जो समझ रहा इसके हूँ जो कि है एक वो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा इम्पैक्ट है। देखें, इसके इम्पैक्ट एक में ये प्रोपेगेंडा देखें है। कि काफी लोग डर रहे हैं सदीक और आप भाई आपसे भी एक यही राय लेंगे, आप बात को पूरा करने दें। ठीक ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मुझे तो यही लग रहा है कि ये एक जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि प्रोपेगेंडे के साथ आया है कि हमें लोगों को इस तरह से जो है प्रमोट करना है कि भाई कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोरोना के नाम पे जो है अच्छा, हमें डराया जा रहा है, कोई पेशेंट्स नहीं है। ये जो है हमें बिठाना चाह रहे हैं, हमसे हमारा कारोबार दूर करना चाह रहे हैं, हमसे हमारे जो है वो रोज़गार छीनना चाह रहे हैं, ताकि लोग जो है क्या करें, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होकर बाहर निकलें, अपने कारोबार पे जाएं और इस क्वारंटाइन को जो है उसकी धज्जियां उड़ा दें। तो ये एक तरह से जो ठीक। है आपको पहले भी सुनने में आया होगा कि डॉक्टर्स का भी एक टोला निकला था जो कह रहा था कि हमें किट्स वगैरह नहीं मिलती। जहाँ तक कि मैं डॉक्टर्स को जितने जानता हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में, उनसे अगर पूछा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिली है नहीं मिली है, लेकिन उन डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स की तरफ से दी हॉस्पिटल्स। गई तमाम किट्स मौजूद हैं। बिल्कुल हाँ, वो मौजूद हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो ये एक जो है ग्रुप है जो कि इस प्रोपेगेंडे के साथ निकलता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को जो है गलत डायरेक्शन दी जाए और उन्हें जो है उकसा कर बाहर निकाला जाए। तो जब तक हमें आप कोई चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हमारे हो, जो हम इस डॉक्टर्स चीज़ को आगे फैलाएं, तो आप ये तो है मुश्किल हो जाएगी। साहब, आप क्या क्या कोई कह रहे शेर हैं? वगैरह सुना दें हमें? हाँ, डॉक्टर्स के लिए अगर कुछ कहेंगे तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा। देखिए, कहें कहें। रुत ये भी टल जाएगी, रुत ये भी टल जाएगी, हिम्मत मेहनत रंग लाएगी, एक नई सुबह फिर आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। चलें, अभी हम एक जगह डॉक्टर्स की बात कर ली, तो अभी एक और भी हमारे दूसरे इदारे भी, एनजीओज भी हैं, सेलानी जैसी एदी, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते। राह वेलफेयर फाउंडेशन और भी बहुत सारे फलाही इदारे एदी है जो हमारे काम कर रहे हैं,
उनके बारे में आप जरा कुछ कह दें, हाँ मुसद्दिक चला, केसवानी अब साहब। देखो, जी बिल्कुल। चला, अभी जो तुम्हारा पिछला सवाल था कि हमारी आवाम कोरोना से डरी हुई है या नहीं, तो उसमें देखो मैं इसको इससे जी लिंक करना चाहूँगा कि हमारी आवाम बेशक कोरोना से डरी हुई है। आपको मैं बताऊँ कि अगर किसी को जो है सिम्पटम्स अगर ज़ाहिर होते हैं ना, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो कह रहा है कि क्या पता, अगर वो अच्छा, अब लोगों की मेंटेलिटी देखें, उनको लग रहा है कि मुझे कोरोना है, लेकिन टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं कि कंफर्म हो जाएगा। इतनी डरी हुई आवाम, लेकिन फिर भी वो बाहर क्यों निकल लिए, बाहर क्यों निकल लिए, उसकी मेन वजह यही है हमारे पास कि उनको रोज़गार और खाने पीने की अशिया जो डेली रूटीन की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सही मिकदार में नहीं मिल पा रही है और सही तरीके से नहीं मिल पा रही, वसाइल नहीं है इतने, इसकी वजह से वो बाहर निकल लिए। तो अब जो है ये सारे इकदाम गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट हमारी वो गवर्नमेंट तो नहीं है ना, चाइना की, इटली या यूएस की या बरतानिया की। हम एक, ठीक। हाँ, हम जो है अंडर डेवलप कंट्री हैं जो डेवलप कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारी मुश्किलात हमें फेस आएंगी, और उन्हीं मुश्किलात के दौरान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज वगैरह, जेडीसी, सैलानी और बहुत सारे, ये अपना बहुत अच्छा जो है रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी हो रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इसका एक नुकसान भी है बहुत बड़ा। जो लोग इकोनॉमिक्स को जानते हैं वो जी आपको इस जी बात बताएं। से और बताएंगे कि अब देखें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके पास जो है भारी मिकदार में फंड आता है, और ये एक बहुत बल्क क्वांटिटी में सारी कोई भी चीज़ जो है मार्केट से परचेज कर लेती है, जो कि शॉर्ट हो ठीक जाती हैं। ठीक। अब आप देखें, हमारी सोसाइटी में तीन तरह के तबके होते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, और एक होता है मिडिल क्लास। अब देखें, अमीर को तो ठीक। वैसे ही सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। गरीबों के लिए जो सही। है यहाँ पर उनकी तो एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है, वो हाथ फैलाकर अपना काम पूरा कर लेते हैं। उनको जो है ये ठीक। जेडीसी, सैलानी वगैरह से मिल जाता है। बचता कौन है? बचता है मिडिल क्लास, जो हाथ नहीं फैलाता और खुद जाकर अपने ही जो कमाई सफेद है पोश, उससे कोई सफेद चीज़ पोश के। खरीदता है। बिल्कुल, हाँ, सफ़ेद पोश। तो अब मुश्किलात क्या आ रही है कि वो जो जेडीसी वगैरह ने जो बल्क में चीज़ें खरीद ली थी, जिसकी वजह से शॉर्ट होकर उनके रेट हो गए हाई। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको आ रहा है? उसको आ रहा है मिडिल क्लास तबके को। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ हमें फेस करनी पड़ेगी। अगरचे ये चीज़ गवर्नमेंट के पास होती और एक राशन कार्ड जैसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती, और इसके हिसाब से हर फैमिली को कुछ ना कुछ जो है एक लिमिट में चीज़ दी जाती, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। चलें ठीक है, हमारे पास आखिरी मिनट रह चुके हैं, 1 बजे इंशाल्लाह हम सेशन का एंड करेंगे। तो अभी सर काशान हमारे साथ मौजूद है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वॉइस है वो ऑन नहीं हो रही, तो हजरत करेंगे और तो कर नहीं सकते हम। खैर, और हम यही सवाल जो एनजीओ वाला है ये हम सजाद से करेंगे कि क्या कहेंगे वो, हमारे सैलानी वेलफेयर हो, जेडीसी हो, एदी हो, राव वेलफेयर फाउंडेशन हो, दीगर बहुत सारे ऐसे फलाई इदारे काम कर रहे हैं, तो उनके क्या कहते हैं। ठीक है, बताएं सर से। सर आवाज आ रही है आपको? मुझे जी आपसे ही सवाल किया गया अभी। जी, जी, आप ही एनजीओ का के वेट हवाले कर से रहे हैं। जी एनजीओ के हवाले से सवाल कर रहे हैं ना सर आप? जी एनजीओ के हवाले से सवाल किया गया, सैलानी और जेडीसी और फलाही इदारे हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि टफ सिचुएशन है पूरे मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक लो इनकम लोगों का रेशो ज़्यादा है, ठीक। मिडिल क्लास का भी रेशो ज़्यादा है, लेकिन वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। किसी के घर में राशन पहुँचाना, खाना पहुँचाना, एक बहुत अच्छी उनको ज़रूरत का काम आना, एक अच्छा काम है। लेकिन स्पेशली मुझे एक सजेशन ये देना है कि वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लर्निंग गारमेंट स्कूल ने भी ये काम स्टार्ट किया था। व्हाइट कॉलर्स जो होता है ना, जो कि मांगता नहीं है, जिसको ज़रूरत होती है लेकिन मांगता नहीं, सफ़ेद पोश फैमिलीज़ होती हैं, ये मांगती नहीं है, लेकिन इनके बारे में ना इनके करीब लोगों को आइडिया होता है कि इन्हें ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से जो देने वाले हैं उन्हें सर्च करना चाहिए कि व्हाइट कॉलर फैमिलीज कौन सी हैं जिनको वाकई में जरूरत है। कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग जगह से राशन जमा करके स्टोर कर लिया, तो ये एक तरीके से हक मारा गया लोगों का। अगर एक बंदा 5-5 राशन जमा कर रहा है तो वो बाकी 4 फैमिलीज का हक मार रहा है। तो जो व्हाइट कॉलर होता है जिसको वाकई में जरूरत होती है ना, वो कभी मांगता नहीं। तो ठीक होपफुली ठीक। जितने भी एनजीओज हैं या जितने भी लोग हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे दुकान वाले, राशन वाले खुद भी ये काम कर रहे हैं।
तो उन्हें सर्च आउट करना चाहिए पहले कि वो जिसको दे रहे, और मेरे ख्याल से एक अच्छा काम है, चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर काशान, आपकी आवाज आई? ट्राई करें आप। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हमें आ नहीं रही। हम समझ सकते चलें हैं। ठीक है। मुसद्दिक साहब, आपसे अभी मुख्तसर सा मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि अभी जो हमारी दुनिया जिस सिचुएशन में है, कोरोना के बाद हम कहाँ हैं? हमारी दुनिया, हमारे इंटरनेशनली लेवल पे भी आप बता सकते हैं, नेशनल हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी आप बता सकते हैं, हमें कितना नुकसान होगा? हम्म, बात तो शुरू हम करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। तो पाकिस्तान को जो है इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिस तरह हमने बात की कि बहुत सारी जो है, बहुत सारे कारोबार, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अपने साथ लेकर चल सकें। दूसरा, अब जब कोरोना ख़त्म होता है तो कोरोना के बाद भी कुछ करने के लिए उनके पास जो है रिसोर्सेज बचते हैं या नहीं बचते की कोई गारंटी नहीं है। जो छोटे कारोबार थे, जो कि आप जानते हैं कि बैंक से लोन्स लेकर भी शुरू करते हैं, तो वो लोन्स भी देने की अब उनकी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है। उसके अलावा जो स्कूल्स वगैरह की बात करें हम, तो स्कूल्स को अपना रेंट पे करना होता है। तो रेंट में वो वैसे ही जो है नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कीम अनाउंस की है उसमें ये कहा था कि 50,000 से कम वाले जितने भी रेंट है वो पे नहीं करेंगे, उनसे रेंट का तकाजा नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कूल्स, मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 से कम का कोई रेंट होगा, तो उससे ऊपर के रेंट आपको पे करने ही पड़ रहे होंगे। उसकी उसके बरक्स आप देखें तो स्कूल्स को फ़ीस बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि आप इस हालात में पेरेंट्स से क्या कह सकते हैं कि आप हमें फ़ीस दें? वो नहीं पे कर सकते, ज़ाहिर है, क्योंकि उनको तो अभी अपना गुज़र बसर मुश्किल हो रहा है, तो वो किस तरह आपको फ़ीस पे करेंगे? तो स्कूल्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारे स्कूल्स जो है इसके बाद सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे कारोबार के लिए मुश्किल हो जाएगा, और दुनिया में भी यही होगा। बिल्कुल जिस तरह से आप तेल की बात कर रहे थे, तो तेल की कीमतों में जिस तरह से कमी आ रही है, तो वो तो सिर्फ कंजम्पशन की बात है, और उसके अलावा जो है उन्होंने ज़्यादा तेल जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो वो जब कोरोना ख़त्म होगा तो तेल जो बेचने वाली कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उसके अलावा जो है दुनिया के अंदर जो है कारोबार बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। ठीक, काम काफी कंपनीज को लॉस लॉस होगा। जाते जाते आखिरी सज्जाद, राजिद साहब से एक वर्ड में जवाब मांगूंगा कि वफाकी हुकूमत को लॉकडाउन खत्म करने का फैसला सही है या गलत? हाँ या ना में जवाब दें। सही है। सही है। हाँ, मुसद्दिक साहब, आपसे भी यही सवाल है। सही है, अलोंग स्ट्रिक्ट कंडीशंस, SOPs। चलें ठीक है। चलें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया, तलहा थैंक यू। that you invited me, और होपफुली हम ऐसे सेशंस दोबारा करते रहेंगे। और इंशाल्लाह, मैं इनवाइट करूंगा कि अभी मैं वर्ल्ड रनिंग के पेज से भी और सज्जाद रसी के पेज से भी सेशन होते रहेंगे, उसमें तला आप भी होंगे हमारे साथ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच चलें, तला। सर सज्जाद, आपसे मैं कहूँगा कि सर काशान से आप भी माफ़ कर लीजिएगा। मैं भी माजरत करता हूँ कि उनकी वॉइस का हम नहीं खोल सके, ना कुछ कर सके। और बाकी मुसद्दिक केसवानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमारे को। और सर काशान, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद थे पूरे सेशन में, पूरा सेशन देखा, ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, फीडबैक वगैरह। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।